हमारे कायद इमरान खान साहब जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के कायद हैं, वो जाली मुकदमात में नाहक कैद में है और उनको उनके बेसिक हकूक जो हैं वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि आप उन्हें साबका वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल के हवाले से जो सहूलियात हैं वो मुहैया किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा ये कहा है जो एक बेसिक हक है, जो बुनियादी हक है एक कैदी का, आप उससे पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े कायद को कैसे महरूम रख सकते हैं। और वो कद क्या, वो जो उनका हक है वो क्या है? उनका हक है कि उनकी फैमिली उनसे मुलाकात करे, और उनका हक क्या है? वो ये है कि उनके रुफ़काए कार उनसे मुलाकात करें, और सबसे बढ़ के एक ऐसा आदमी जिसपे 200 से जायद केसेस हों और उसको उसके वकला तक एक्सेस ना दी जाए, इससे ज्यादा हक तलफी नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा फस्तायत नहीं हो सकती है। और खान साहब को उनके वकला की एक्सेस भी रोकी गई है। ये सब चीजें हम बारहा अदालतों में चैलेंज कर चुके हैं। अदालतों के अहकामात मौजूद है। अहकामात के बाद भी जब जेल इंतजामिया ने वो अहकामात एक उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिए, फाड़ के हवा में उड़ा दिए, उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स जो हैं वो भी इन्वोक हुई हैं, उसमें जाके ये कमिटमेंट्स करके आए हैं, इसके बावजूद वो मुलाकातों का सिलसिला रोक के बैठे हैं। और बड़ी शर्म की बात है, और मैं ये समझता हूं कि अदालतों को इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये समझे कि जब आप एक 18वें 19वें स्केल के जेलर से, सुपरिटेंडेंट से मुलाकात का फैसला जो है उस पर अमल दरामद नहीं करवा सक रहे हैं, तो लोग क्या समझेंगे हाई कोर्ट्स के हवाले से कि जो हाई कोर्ट अपने फैसले पे मुलाकात की मद में अमल दरामद नहीं करा सकती, वो बाकी लोगों को कैसे इंसाफ दे रही होगी? बाकी फैसलों पे अमल दरामद इस मुल्क में कैसे हो रहा हो? खान साहब के बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। हम बारहा कह चुके हैं, अदालतें बार बार कह चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम पिटीशन जो थी उनको क्लब किया, क्लब करने के बाद हेयरिंग्स दी, हेयरिंग्स के बाद बाकायदा तौर पे जहां सलमान अकरम राजा साहब खुद पेश हुए, ये फैसला हुआ 6 लोगों की वीकली थर्सडे और ट्यूसडे की मुलाकातें फाइनल हुई। और उसके बाद क्या होता है कि उनकी सिस्टर अलीमा खान साहबा को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब वकला जाते हैं तो सलमान अकरम राजा साहब को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, जो कि सेक्रेटरी जनरल भी है और कोऑर्डिनेटर भी है। एक आदमी जो अदालत की तरफ से और इमरान खान की तरफ से उन्हें इस बात पे जो है वो सिलेक्ट किया गया है कि यही मेरे कोऑर्डिनेटर हैं, यही मेरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, और अदालत भी यही कहती है कि जी आप कोऑर्डिनेट किया करेंगे। कोऑर्डिनेटर जो कि वकील भी है खान साहब का, वो वहां जाके खड़ा हो जाता है, उसे नहीं दिया जिसने लिस्टें देनी है। कोऑर्डिनेटर कौन है? जिसने उन 6 आदमियों के नाम देने हैं जिन्होंने अंदर मुलाकात करनी है। हाँ भाई, तुम नहीं मिल सकते हो, जो कि तुम वकील भी हो और अदालत में तुमने केस लड़ा है, तुम्हारा अदालत के फैसले में भी नाम हो, मगर अपनी मर्जी से जो है वो लोगों को मिला दिया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है अदालती फैसलों का, अदलिया का मजाक है। अदलिया को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और हम ये बिल्कुल जोर से कहेंगे कि कल जो है वो स्केड्यूल के मुताबिक मुलाकातें होनी चाहिए। कल हमारे वकला का दिन है, उन सब की मुलाकातें होनी चाहिए। फैमिली का दिन है, फैमिली की मुलाकात करवाएं। इमरान खान साहब के बच्चों के हवाले से एक और पिटीशन दायर हो गई है, उनके बच्चों से बात करवाएं, उनकी बुक्स तक एक्सेस इंश्योर करें। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम आउट ऑफ द बॉक्स आपसे मांग रहे हैं, ये कोई अय्याशी नहीं है जो हम आपसे मांग रहे हैं। हम कोई आपसे 5 स्टार के पके पकाए खानों की बातें नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कोई अय्याशी की चीजें नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे बुनियादी चीजें मांग रहे हैं जो कि उनका हक है, एक आम कैदी का हक है। मगर ये फस्तायत अपने उरूज पे है, तो अपने ज़हन में रखिएगा। फिर आप बाद में गिले करते हैं, फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवर रिएक्ट करती है। जब आप उनके कायद को, जिसको आपने नाहक बंद किया हुआ है, उनसे आप मुलाकातों पे पाबंदी लगाएंगे और अपनी तरफ से पिक एंड चूज करेंगे, तो याद रखिएगा कि फिर लोग रिएक्ट करते हैं, और वो फिर जब अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हैं एहतजाज का, फिर आपको तकलीफ होती है। और ये भी याद रखिएगा कि अलीमा खान साहिबा, क्योंकि ये जो हक मुलाकात है, और ये सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से, फिर साथ उनकी बेगम बुशरा बीबी साहबा के हवाले से है। उनकी फैमिली को भी कई दफ़ा नहीं मिलने दिया जाता है, उनको भी कई दफ़ा जो है वो सख्ती की जाती है, उनकी तबीयत भी जेल में कई दफ़ा ख़राब हो जाती है। तो बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान साहब जो दोनों नाहक कैद हैं, उनको उनके हकूक दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो देखें, अलीमा खान साहबा उनकी बहन है, तो उनको पार्टी किसी हवाले से अकेला नहीं छोड़ सकती है, और ना पार्टी उनको अकेला छोड़ेगी। इस पे पॉलिटिकल कमेटी ने जो है वो डिसीजन लिया है,
और वो डिसीजन पार्लियामेंटेरियंस को उनकी पार्लियामानी पार्टी की जो मीटिंग है उसमें आज या कल कन्वे कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आज वो मीटिंग है, तो आज जो पॉलिटिकल कमेटी का डिसीजन है वो आज उनको कन्वे कर दिया जाएगा। और अलीमा खान साहिबा जो उनकी बहन है या कोई भी उनकी फैमिली का मेंबर, उनको ये पार्टी ना कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। जो हमारे वकला हैं उनका भी कल दिन है, मैं बार बार जोर कर दे के कह रहा हूँ। सो इंश्योर दिस, और मैं जजेस को और जुडिशरी को कहूँगा कि आपने अपने फैसलों पे अमल दरामद खुद करवाना है। ये आपकी अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये आपके फैसलों का मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी रिट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है। सो इसको आप खुद देखें, अपनी इज्जत लोग खुद करवाते हैं, अपने फैसलों पे अमल दरामद आपने खुद करवाना है। दूसरा इशू जो हम आज रेज करना चाहते हैं वो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हवाले से है। वो बच्चे जिनके हवाले से मैं आज तीसरी दफ़ा आपसे बात कर रहा हूँ, ईद से पहले जो आप लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई और उससे पहले जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी मैंने उन बच्चों का जिक्र किया। हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो गायब हैं, जिनको अभी तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं पेश किया गया है, वो बेगुनाह हैं। जो मुझे सोशल मीडिया टीम की तरफ से बताया गया है वो यही है कि उनके साथ जो अकाउंट्स मंसूब करने की कोशिश की जा रही है वो फेक अकाउंट्स हैं। ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी आपकी फस्तायत से तंग आए हुए अपने अकाउंट्स को जैसे सोशल मीडिया टीम बताती है डीएक्टिवेट कर चुके थे, वो एक्टिव ही नहीं थे और अब वो गायब हैं और उनको हफ्तों गुजर गए हैं, कोई पता नहीं है। उनकी फैमिलीज परेशान है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे परेशान है। और ज़हन में रखिएगा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनमें भी बड़ा रिएक्शन आ रहा है और वो हमें बार बार कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ये हो रहा है, आप इस पे आवाज़ उठाएं। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान में भी आवाज़ उठाई जा रही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज खुद भी वहाँ आवाज़ उठाएंगे। कल वो जाके फिर कहीं कोई आवाज़ उठाएंगे तो फिर इस हुकूमत को तकलीफ हो जाएगी कि देखें जी ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो है वो ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि वो भी वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के इदारों को दरख्वास्तें देनी शुरू कर दें और वो उस केस को वहाँ परसू करना शुरू कर दें, फिर आपके लिए मसाइल पैदा हों, यहाँ आपके लिए मसाइल पैदा हों। इस फस्ताई बेहया और बेशर्म हुकूमत को मैं कहूँगा कि ये लोगों के बच्चे हैं, ये पाकिस्तानी है, इनका कोई जुर्म नहीं है। अगर कोई जुर्म है तो 2 FIR, अगर कोई जुर्म है तो करो उनको पेश अदालत में ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें, ताकि पता लग सके कि उनके ऊपर लगाए गए इल्जामात जो हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं, उनके पल्ले क्या है, उनको जिस गुनाह में उठाया गया है। मैं बार बार इस हुकूमत को हर दफ़ा कहता हूँ और दोबारा कह रहा हूँ, अपनी कौम के बच्चों के साथ ये नफ़रतें मत पैदा करें। ये नफ़रत जनरेशंस टू जनरेशंस जो है वो मूव करेगी और कल मसाइल होंगे। आप लोगों का इस मुल्क में चलना जो है वो 2 भर हो जाएगा। सो इसलिए वी डिमांड कि दे शुड बी released immediately. We demand that they have been abducted illegally, they are detained illegally wherever they are. They should be produced before the court of law ताकि उनका फैसला जो है वो किया जा सके। तीसरा इशू जो बड़ा अहम है और वो है इस हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसीज। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा बड़ा क्लियर स्टांस लिया है। ये हमारा जो मुल्क है वो एक ज़रई मुल्क है और जो मुआशी हालात हैं इसमें, इन हालात में अगर हम कुछ बना सकते हैं और कुछ तरक्की कर सकते हैं तो अपना वही एग्रीकल्चर का पोटेंशियल इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जिस मुल्क की 70% ज़मीन जो है उस और लोगों का जो ज़रिया मुआश वो ज़राअत हो, उस मुल्क में किसान से दुश्मनी करना इस मुल्क से दुश्मनी करने के मुतरादिफ है। उस मुल्क में ज़राअत की पॉलिसी के साथ खेलना या कोई भी पॉलिसी ना होना या एब्सेंस ऑफ अ पॉलिसी, ये मुल्क के मुस्तकबिल और मुल्क की मुईशत के साथ खेलने के मुतरादिफ है। एक तरफ तो ये फस्ताई जाली फॉर्म 47 की हुकूमत रोती फिरती है, फकीरों की तरह भीख मांगते फिरते हैं जगह जगह पे। दूसरी तरफ यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोटेंशियल इस मुल्क की अपनी ज़राअत में मौजूद है। हम उसे बिल्कुल किसी तरीके से टैप करने को तैयार नहीं है, बल्कि अपने ही किसान का जो है वो हम गला काट रहे हैं। 2022 में जो सैलाब आए, फसलें तबाह हुई, नतीजे में 2023 में हुकूमत ने वो जो गंदम की कमी है वो पूरी करने के लिए आपने इंपोर्ट्स कर ली। शॉर्टफॉल आपका कितना था? 2.4 मिलियन टन का। इंपोर्ट आपने कितनी कर ली? 3.6 मिलियन टन। फायदा किसको आपने पहुंचाया? इन्हीं फस्ताइयों की बात कर रहा हूं। फायदा आपने किसको पहुंचाया? प्राइवेट सेक्टर को। आपने क्या किया कि आपने प्राइवेट सेक्टर को गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी। आई रिमेंबर मैंने उस वक्त ये असेंबली में उठाया इशू कि कौन कौन सी वो फर्म्स थी, कौन कौन सी वो कंपनीज थी जिन्होंने प्राइवेटली गंदी रिजेक्टेड यूक्रेन से और
पता नहीं कहां कहां से जो गंदम उठा के ये लेके आए, और फिर आपने जब एक्सेस कर ली उससे क्या हुआ? आपने देखा कि रेट का क्या हशर हुआ, आपने देखा कि लोगों की सेहत के ऊपर वो, और उससे फिर एक बहुत बड़ा स्कैंडल जन्म लिया, और उस स्कैंडल का आज तक पता नहीं लग सक रहा है। और मैं ये समझता हूं कि बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, मुझे उम्मीद है वो उसको इसमें उठाएंगे। जुनैद अकबर साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस स्कैंडल को उठाएंगे, निकालेंगे सारी डिटेल्स, ताकि कौम को जो है वो इस स्कैंडल की जो असल चीज है वो बताई जा सके और हकायक दुनिया के सामने लाए जा सके। इतना बड़ा खिलवाड़ इस कौम के साथ इन्होंने किया, और फायदा प्राइवेट कंपनीज को। वो प्राइवेट कंपनीज किस किस के साथ कनेक्टेड थी, किस किस के साथ कनेक्टेड है, इट हैज बीन डिस्कस्ड ओवर एंड ओवर अगेन। आपको याद रहे कि बम्पर प्राइस हो गई अगले साल, अब बम्पर प्राइस हो गई, आप ऑलरेडी 3.6 मिलियन टन लेके बैठे हैं। क्रॉप जो है आपकी बम्पर क्रॉप हो गई, 3.6 मिलियन में आपने एक्सेस गंदम मंगवा ली, बम्पर क्रॉप भी पड़ी है, एक्सेस भी पड़ी है, किसान तबाह हो गया, कोई रेट ही नहीं रहा, बिल्कुल फारिग हो गया। बाद जब आपने ये कह दिया कि जनाब हम 3900 मन के हिसाब से गंदम की खरीदारी करेंगे, तो फिर आपने वो ऐलान तो कर दिया मगर आपने खरीदारी बिल्कुल ना की। केपी ने खरीदारी का ऐलान किया, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आपने वहां भी जिला बंदियां की, वहां भी आपने सूबे के बॉर्डर के ऊपर चौकियां बनाई, वहां भी आपने कोशिश की कि लोग जो हैं वो खज्जल ख्वार हो जाएं, और उनको देखे ना, तमाम पाकिस्तानी है। केपी ऑब्वियसली हैज टू बाय गंदम ईदर फ्रॉम ओवरसीज और फ्रॉम सिंध और फ्रॉम, क्योंकि जितनी यहाँ पे पैदा होती है वो शायद सूबे की कंजम्पशन के लिए पूरी नहीं है, तो बाहर से मंगानी है, तो व्हाई नॉट फ्रॉम द अदर ब्रदर्स फ्रॉम अदर प्रोविंसेस। मगर वहां भी इनका जो बुग़्ज़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ किसान के खिलाफ, वो ना छुप सका और वो खुल के सामने आ गया। अब किसान पर मतलब IMF के साथ डीलें तुम करो और उसका सारा बोझ जो है वो पाकिस्तान का किसान बर्दाश्त करे। नालायक तुम हो, निकम्मे तुम हो, हुकूमत तुमसे नहीं चलती है, तुम रिलीफ नहीं दे सकते हो, मुआहदे करो और उसमें हमारा खून जो है, हमारी जिंदगी तुम बेच के आ जाओ और उसकी कीमतें हमें अदा करनी पड़े और तुम यहां पे अय्याशियां करते फिरो। IMF ने की एक और ये हाल ही में इस हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की पॉलिसी तर्क कर दी है। मतलब सपोर्टिंग प्राइस जो थी वो हमेशा मुकर्रर की जाती थी और लोग उसके ऊपर भी एतराज करते थे, लोग 3900 पे भी राजी नहीं थे, अगर आपको याद हो। और यहां पे वो कह रहे हैं जी कोई सपोर्टिंग प्राइस ही नहीं है, सारा काम फ्री मार्केट है। अच्छा, अब पहली दफा ऐसी है कि अभी तक सपोर्टिंग प्राइस का ऐलान नहीं किया गया है, और आपको मैं बताऊं ये इतना बड़ा क्राइसिस आ रहा है इस मुल्क के लिए, इतना बड़ा क्राइसिस आ रहा है कि आपकी सोच है, लोग अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल काश्त नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, फिर क्या हशर होगा, आपकी अपनी जरूरियात पूरी नहीं हो सकेंगी, फिर नए स्कैंडल्स, फिर आप गंदम जो है वो बाहर से बरामद करने की कोशिश करेंगे। पंजाब असेंबली में ज़रई टैक्स लगा दिया जनाब इन्होंने, आपको याद होगा कि तरमीमी बिल जो है ज़रई इनकम टैक्स का 2024 के मुताबिक किसानों पर 5 से 45% टैक्स लगेगा। 60 लाख की की सालाना आमदनी पर किसान को 45% टैक्स देना होगा। 6 लाख से 12 लाख आमदनी वाले काश्तकार 15% टैक्स आयद करने की तजवीज दी थी, और 12 से 16 लाख सालाना आमदनी वालों को 20%, जबकि 16 से 32 लाख सालाना पर 30%। लाइव स्टॉक पे भी ये कहते थे उस तरमीमी एक्ट में कि आप टैक्स लागू करें। मतलब है कि बिजली के बिलों की आप हालत देख लें, जो सब्सिडी दी गई थी ट्यूबवेल्स पे, आपको पता है वो भी विड्रॉ होगी। आप DAP की कीमत देख लें, आप यूरिया की कीमत देख लें। किसान को आपने सहूलत क्या दी है जो आप उससे टैक्स ले रहे हैं? भाई वो तो अपना माल लेके बैठ जाता है, आप बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, बिजली का बिल उससे पूरा नहीं हो रहा, बीज उसको उधार लेने पड़ते हैं, बीज उधार लेके वो जो गंदम उठाता है, जब वो उठाई जाती है तो उससे खरीदने वाला कोई नहीं होता, जहां से पेस्टिसाइड्स और बीज लिए होते हैं उधार, फिर वो बेचारा अपनी गंदम लिए फिरता है या चीनी लिए फिरता है कि भाई तुम इसको इसमें काट लो और किसी तरीके से मेरे पैसे पूरे कर लो। और फिर वो जो आगे पेस्टिसाइड्स वाले होते हैं या ये बीज वाले लोग होते हैं, वो अपनी मर्जी से बेचारे किसान को पैसे देते हैं, उन्हें पता होता है कि ये फंसा हुआ है, अब इसको हम जो देंगे वो लेगा, क्योंकि इसने अपने पूरे साल की रोटी अपने बच्चों की करनी है। ये तो दुश्मन है किसानों के, पाकिस्तान के दुश्मन है ये लोग, ये इस किस्म के IMF अपने घर के खर्चे, अपने वजीर आजम हाउस के खर्चे, सेक्रेटेरिएट के खर्चे, अल्ले तलल्ले याशियां, गाड़ियों के टायर्स, बुलेट प्रूफ के करोड़ों रुपए के, ये आप लोगों की प्रायोरिटीज है, ये आप लोगों की प्रायोरिटीज हैं। आप लोग हॉर्स एंड कैटल शो पे करोड़ों अरबों रुपए लगा लें, ये आपकी प्रायोरिटीज हैं, मगर किसान दे को खोलो, किसान को जबा कर दो, किसान को तबाह कर। अब गंदम बहरान जो है, मैं आपको ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है फिल वक्त की मैं आपको बताऊं, क्योंकि मौजूदा
हालात में गंदम की कोई कीमत नहीं है, याद रखिएगा, कोई सपोर्टिंग प्राइस नहीं है। तो मार्केट में जुल्म देखें किसान के साथ। आज मेरी अभी आने से पहले किसानों से पंजाब में मुख्तलिफ इजला में बात हुई, 1600 रुपए से 21-2200 रुपए तक का रेट निकला है, 1600 रुपए से लेके 2122। क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इतनी थी? 13,500 रुपए प्लस पे आपको डीएपी मिल रही है, 4500-4800 रुपए के ऊपर आपको यूरिया मिल रही है, नॉर्मल जो है, जो आपका 16 यूरिया है वो आपको 5500 प्लस के ऊपर मिल रहा है। और आपने जो गंदम उगाई है उसकी कीमत 1600 रुपए से 2100 रुपए, आपने बच्चे मार दिए किसानों के। शर्म नहीं आती है आपको? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अच्छा, अब कई लोगों ने क्या किया इस दफा भी, पिछले साल के हालात देखते हुए उन्होंने गंदम की बजाय कपास लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा भी गंदम के हालात तो जो पिछले साल इन्होंने किए थे अब तो वर्स हैं कि कपास लगा लें। और कपास में बीज के साथ आपने क्या किया? सब स्टैंडर्ड बीज। यहां इदारे बना के आप बैठे हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थे, सीड कॉर्पोरेशन थे, फलानी थे, टींगड़ी, दुनिया जहान की आपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है रिसर्च करने की। कौन सा बीज आपने बना के किसान को दिया है? बताएं, ये जितने आपने इदारे वफाक में बनाए हुए हैं, कौन से इदारे ने कौन से बीज और कौन सी रिसर्च की है जिससे हमारे किसान को फायदा हो सके? कुछ भी नहीं है। पैसे खाने और अपनी नौकरियां और गाड़ियां और पर्क चलाने के एक सिलसिले इन्होंने यहां पे किए हुए हैं। और मजे की बात क्या, दुख की बात है, तो एक्सप्रेशन ऐसे है। दुख की बात यह है कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटीज हुआ करती थी, जिसको कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जो हेड किया करते थे पंजाब, उनकी मीटिंग्स बंद कर दी गई हैं। मीटिंग्स नहीं करते, किसान को बुलाओ ही ना, किसान बोले ही ना। अगर बोलेगा तो मीडिया सुनेगा, मीडिया सुनेगा तो इसको रिपोर्ट करेगा। काटो इनके गले, फारिग करो इनको। ये पता नहीं किसान को पाकिस्तानी समझते भी है कि नहीं? जस्ट बिकॉज ये सनतकार पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए हैं, एक सनतकार जो है पंजाब की वजीर आला बन गई है। सनतों को दे दो सब्सिडी, सनतों को दे दो सहूलियात, सनतों के लिए अपने लेजिस्लेशन कर लो अपने हक में। मगर किसान जो इस मिट्टी पे मेहनत करता है, एक ऐसा काश्तकार जिसको सबसे ज्यादा रब की जात के ऊपर तवक्कल, जो फेंकता है बीज और फिर वो देखता है ऊपर बारिश होगी, धूप होगी, फिर वो बीज जो है वो पौधे में बनता है और फिर उसके ऊपर आगे फल आता है और फिर भी वो रब की उस पे बैठा है कि मतलब एक ऐसे काश्तकार को जिसकी सारी पहले दिन से आखिरी दिन तक जो रब के तवक्कल पे बैठा है, तुम लोग जमीनी खुदा बन गए हो, तुम लोग उसके साथ जुल्म कर रहे हो। और अब क्या एक नया तमाशा मुझे आज पता लगा कि कई जगहों पे इन्होंने ये कहा जी कि ठीक है, हमारे पास जो गोदामों में, अब इनके पास गोदामों में पड़ी है ना पिछली जो गंदम पड़ी है, वो सारी जो इंपोर्ट और फिर वो बम्पर वो पड़ी है, तो नई क्या बिकनी है? ठीक है, उसमें इन्होंने जो फ्लो मिलों वाले हैं पंजाब में उनको पाबंद किया है, उनके साथ मीटिंग्स करके हैं कि इनको आप 2900 रुपए पे आप उठा लें। आप ये देखें, कोई प्राइस आपने मुकर्रर नहीं की ना, आपने कहा फ्री मार्केट होनी चाहिए, तो ठीक है, फिर फ्री कर दो ना हर चीज। फिर किसानों को और किसानों की ऑर्गेनाइजेशंस को ये इजाजत दे दो कि वो जिस मुल्क से मर्जी चाहे यूरिया इंपोर्ट कर, जिस मुल्क से मर्जी चाहे वो डीएपी इंपोर्ट कर ले। फिर काम फ्री छोड़ दो ना, कम से कम वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकाल सके। कुछ लोग जो थे आरएफ वाला और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब में, वो देखें पूरी दुनिया में इनिशिएटिव्स होते हैं और जो बड़े दिखाए जाते हैं सोशल मीडिया पे, और बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है जहां छोटे छोटे किसान इकट्ठे होते हैं और कॉर्पोरेशन बना लेते हैं और फिर उसके बाद वो इकट्ठे होकर चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं। ये मॉडल प्रमोट किए जाते हैं दुनिया में। पंजाब में सिर्फ चंद जिलों में ऐसे है जहां छोटे छोटे जिम्मेदार इकट्ठे होते हैं और अपनी जिन्स पर इकट्ठी करते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि ये एक्सपोर्ट हो जाए और व्हाटएवर कम्स बैक वो फिर तकसीम। इन्होंने उस पर भी पाबंदी लगा दी। ये कहते हैं वो भी ना हो, मतलब कोई रोटी ना खाए, छोटा जिम्मेदार भी फारिग, बड़ा जिम्मेदार भी फारिग। हम ये डिमांड करते हैं कि हुकूमतें सपोर्टिंग प्राइस मुकर्रर करें और सपोर्टिंग प्राइस गंदम की कम से कम 5000 होनी चाहिए। 5000 सपोर्टिंग प्राइस कम से कम होगी तो तभी किसान अपनी जो जिन्स है, अपनी जो गंदम है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वापस ले सकेगा। पूरा साल अपने बच्चों को रोटी खिला सकेगा, याशी नहीं कर सकेगा, सिर्फ रोटी खिला सकेगा। बिजली के बिलों के साथ तुम लोग क्या कर रहे हो? पेस्टिसाइड्स के साथ तुम लोग क्या कर रहे हो? पेस्टिसाइड्स की कीमत है वो भी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर भी आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। जिम्मेदार को तो यार आपने ऐसे को हिंदुस्तानी फौज के सिपाही समझ लिया है कि ठीक है ना, दे सिर लाई आओ तो कम चलाई आओ। इस तरह काम नहीं चलता है। तो हम ये समझते हैं कि इसको 5000 पे आप ले जाएं, और अगर आप न लेके गए तो ये याद रखिएगा कि ये एक बहुत बड़ी जो है वो तहरीक शुरू होने वाली है। और किसान जब बाहर निकलेंगे, जो कि बिल्कुल तैयार है, मेरी बात हुई है, मैंने बहुत सी किसान तंजीमों को सुना है, वो तैयार है निकलने के लिए बाहर, और वो सियासत के लिए नहीं निकलेंगे, वो अपने पेट के लिए निकलेंगे। और याद रखिएगा, जब लोग अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए बाहर निकलते हैं तो फिर वो हर चीज दांव पे लगा के निकलते हैं। फिर तुम्हारी कोई दीवार उनको नहीं रोक सकेगी, फिर तुम्हारी ये फस्ताई हुकूमत की कोई रुकावट उनके लिए रुकावट नहीं रहेगी, और उस दिन तुम्हारा इक़्तिदार पाश होकर रह जाएगा। किसान के साथ पंगा मत लो, किसान के साथ पंगा मत लो। ये जो जिम्मेदार है
चाहे सिंध के हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे केपी के, चाहे कहीं भी जिम्मेदार है, अगर उसके साथ पंगा लोगे तो तबाह हो जाओगे। और तारीख में लिखा है, और जिस तरीके से लोग इस तरह इस वक्त मुआशी तौर पे तंग हैं, जो हालात हो चुके हैं महंगाई के, ये तो ट्रिगर पॉइंट ना बन जाए। इसलिए मैं कहूंगा कि सपोर्टिंग प्राइस मुकर्रर करो, किसान दुश्मनी खत्म करो, और साथ जो है इसको जल्द अज जल्द रिलीफ जो है उसको इंश्योर करें, नहीं तो अगली दफा कोई गंदम काश्त नहीं करेगा और आपके लिए एक नया बहरान जो है वो यहाँ पे पैदा हो जाएगा। अब आखिरी चीज जो है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है जिनका आजकल मीडिया में, माजरत में थोड़ी सी गुफ्तगू लंबी होगी बट मैं इसको इसी इशू के ऊपर वो करूंगा, मुझे अंदाजा है, और वो है सिंध में जो 6 नहरों के हवाले से आप पढ़ रहे होंगे पिछले कई दिनों से मीडिया में बड़ी आहो बका हुई है, और होनी भी चाहिए। सिंध में पीटीआई समेत 10 जमातें और अवाम सरापा एहतजाज, सब एहतजाज कर रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। जरदारी नून लीग ने कभी भी सिंध के अवाम के हकूक की जंग नहीं लड़ी। सिंध के वसाइल को चूसा है इन्होंने, सिंध के वसाइल पे अयाशी की है इन्होंने, सिंध के वोट पे मरकज में आके अयाशियां की हैं, सिंध की हुकूमत से कराची में बैठ के अयाशी करते हैं, और सिंध के जिम्मेदार की यह भी तबाही का और किसान दुश्मनी का सिंध में सेरा भी इन्हीं 2 पार्टियों के सर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो दरिया सिंध के किनारे ही आबाद रही, अगर आपको याद होगा, और इनकी भी सबसे अहम तरीन कास्ट जो वो भी गंदुमी थी। इनकी भी देखें, जो इंडस जो दरिया सिंध के साथ साथ रहे, आपको याद है पुराने जमानों में शहर जो थे वो बसते ही दरियाओं के साथ थे। इस वक्त सिंध में भी, याद रखिएगा, ये सिर्फ मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, सिंध में भी जो गंदम है उसकी कीमत भी यही 2000, 2100 और 2200 के ऊपर आके गिर चुकी। मगर ये लोग अपने इक्तदार को तूल देना चाहते हैं, ये लोग उनकी महरूमियों को एक्सप्लॉइट करके अपने लिए ये सामान पैदा करना चाहते हैं, मगर उनको कोई रिलीफ नहीं देना चाहते। हम किसी कीमत पे ये नहीं होने देंगे, हम किसी कीमत पे गंदम की इन कीमतों को कबूल नहीं करते हैं। वी रिजेक्टेड, ये जो मार्केट ने खुद ब खुद मैकेनिज्म के तहत ये 1600 से 2200 जो है वो निकाल लिया है। इस साल चावल की फसल में भी, जहां गंदम की बात हो रही है, चावल की फसल में भी खदशा है कि 50% कमी वाकई होगी। ये खौफनाक सूरत हाल है, और ये नाकिस पॉलिसीज की वजह से है, इस सरकार की, इन दोनों सूबाई हुकूमतों की और इस वफाकी हुकूमत। जहां मुल्क में इस वक्त शदीद हिजानी कैफियत है, 80% लोग जो कि हिमायत करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, देहातों में और शहरों में, वो परेशान है इस सूरत हाल पे। अपने ज़हन में रखिएगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। एक तरफ 24 जुलाई 2024 को सदर आसिफ अली जरदारी साहब हिदायत जारी करते हैं कि 6 कनाल्स पे जल्द अज जल्द काम होना चाहिए। यानी 24 जुलाई 2024 को सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि ये नहरें जल्द अज जल्द शुरू की जाए। इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद है, उनके मिनट्स जो है उस मीटिंग के मौजूद है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी और नून लीग जब देखते हैं कि अवाम उठ खड़ी हुई है, एहतजाज शुरू हो गया है, तो आप इन नौटंकियों को देखें कि इन्होंने खुद साथ खड़े होकर एहतजाज करने शुरू कर दी। पहले हुक्म देते हैं कि ये नहरें बनाओ, जल्दी जल्दी शुरू करो, इनको मुकम्मल करो, और फिर साथ ही खड़ा कर देते हैं। ये कैसा एहतजाज है कि जिसमें हुक्म देने वाले खुद ही सरापे एहतजाज बन गए हैं सिर्फ अवाम के डर से। क्या ये लोगों को, सिंध के लोगों को इतना बेवकूफ समझते हैं? ये सिंध के लोगों को इतना पागल समझते हैं? इरसा एक्ट के तहत जो सिंध को पानी मिलता है, इरसा एक्ट के तहत जो सिंध को पानी मिलता है, इसमें ऑलरेडी 30% कमी वाकई हो गई है। और इन कैनाल्स के बनने की सूरत में आप ये देखें कि सिंध के और कितना पानी कम हो जाएगा, सिंध में पानी की वैसे ही किल्लत हो जाएगी। कुछ हफ्ते कबल महकमा सिंध आपाशी ने एक खत जारी किया, वो खत उन्होंने मुझे बताया, उसके बारे में पानी की 50% कमी जो है उसके बारे में उन्होंने महकमा आपाशी सिंध ने खत लिख दिया। आपका महकमा 50% का खत लिख रहा है कमी हो गई, 30% इरसा के मुताबिक आप कम है, 6 नहरें आप और बनाने जा रहे हैं। यार अब करने क्या जा रहे हैं? आप किसान दुश्मन तो थे, सिंधियों के वोट लेते हो तो सिंधु दुश्मन भी तुम हो, सिंध के दुश्मन भी तुम, सिर्फ अवाम से वोट लेना तुम जानते हो। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं होने देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी क्लियर है इस मामले पे। हर वो तहरीक, हर वो पार्टी जो इन 6 कनालों के खिलाफ एहतजाज में खड़ी होगी, हम खुद तो खड़े ही है, हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, और ये जुल्म हम सिंध के साथ नहीं होने देंगे। सिंध में ये जो पानी की किल्लत का मसला है, ये संगीन है, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। सिंध की जमीनों का जो वाटर टेबल है ना जी, वो ऑलरेडी नीचे आ गया है। आप अपने जेहन में रखिएगा कि दरियाए सिंध की जो टेल है वो सिंध में है, उसकी वजह से जो समंदर का पानी है वो डेल्टा में बड़े कई सालों से वो डेल्टा में इकट्ठा नहीं हो रहा है, और क्योंकि वो डेल्टा में इकट्ठा नहीं होता, इसी वजह से समंदर का पानी मुसलसल वो ऊपर आता जा रहा है।